नजर आ रहा है आपको, या अभी समय लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए? किस तरह से आप देख रहे हैं पूरी स्थिति को? देखिए अपर्णा, जो पूरा घटनाक्रम अभी चला आ रहा था पिछले 3 दिनों से, जो सियासी उठक पटक, जो सियासी हलचल यहाँ पर चल रही थी, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगले 40 से 50 मिनट के भीतर, यानी कि ठीक 9:30 बजे इस बात का पटाक्षेप हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि वो रिजाइन देने जा रहे हैं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्यों उनको 4 महीने के भीतर भीतर रिजाइन देना पड़ा। अब से ठीक 9:30 बजे, यानी कि करीब 40 से 50 मिनट के भीतर भीतर पूरी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अभी जिस तरह से बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सेफ हाउस आएंगे, लेकिन वो सचिवालय में पहुंच गए हैं। सचिवालय में ही मीडिया सेंटर है, वहां पर 9:30 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। और जो कयास, जो अटकलें जो अभी तक लगाया जा रहा था, जो सियासी माहौल, जो चर्चाओं का माहौल गर्म था, उसका भी इसके साथ साथ ही पटाक्षेप हो जाएगा कि आगे का जो सिनेरियो होगा वो क्या कुछ होगा। कल दीपांकर पहुंच गए अंदर, मीडिया सेंटर के अंदर है दीपांकर जी। दीपांकर से भी अपडेट लेते हैं। दीपांकर बताइए। हाँ बिल्कुल अपर्णा, मैं इस वक्त मीडिया सेंटर में मौजूद हूँ और मीडिया सेंटर में वो चेयर लग चुकी है जहां पर तीरथ सिंह रावत अब से कुछ देर में आएंगे। 9:30 बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। सचिवालय में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। अब सेफ हाउस में जाना था लेकिन सेफ हाउस नहीं गए, पहले से जो तय रूट था, लेकिन अब सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर आएंगे। और जिस तरह की पेशकश उन्होंने की है जेपी नड्डा से, कि वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। कल विधायक दल की बैठक की तैयारियां यहां पर लगभग होनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी का पूरा संगठन इस वक्त एक्टिव हो गया है। तो अपर्णा, अब से जो कुछ देर के बाद 9:30 बजे पूरे प्रदेश की नजरें इस चेयर पर रहेंगी कि यहां पर आकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफा देने जा रहा हूं, या इस्तीफे की घोषणा कर रहा हूं, या राज्यपाल के पास मैं किस वक्त पे जाऊंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत बाद में गए थे, जब पहले उन्होंने इस राजभवन में इस्तीफा दिया था राज्यपाल को, उसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब वो जनता दर्शन हॉल था। लेकिन एक बात और भी खास है कि मुख्यमंत्री को अपने इस 4 महीने के कार्यकाल में सचिवालय आने का बहुत कम वक्त मिला, क्योंकि कोविड रहा, पहले खुद कोविड पॉजिटिव रहे, उसके बाद पूरे देश में कोरोना फैला रहा, उस दौरान तमाम ऑफिसेज बंद रहे। तो एक इसे उनका राजनीतिक दुर्भाग्य भी आप कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत को कुर्सी तो मिली, लेकिन उस कुर्सी के साथ काम करने का वैसा मौका नहीं मिल पाया जो मौका मिलना चाहिए था बतौर मुख्यमंत्री। और अब जो ये पॉलिटिकल घटनाक्रम है पढ़ना, कि दिल्ली से आना और सीधे ये बात कहना कि मैं 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस का संकेत है। और अब बीजेपी का संगठन, एक तरफ मुख्यमंत्री इस्तीफा की बात कर सकते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन इस बात के लिए एक्टिव हो गया कि सभी विधायकों को देहरादून बुला लिया जाए। खबर हमारे पास यह सूत्रों के हवाले से कि कल शाम बीजेपी प्रदेश ऑफिस में विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें नया नेता चुना जाएगा। और वो नया नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का अगला, और इस सब को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज है। लेकिन अपर्णा, फिलहाल सबकी नजरें 9:30 बजे के लिए इस कुर्सी पर, और ये कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि इसमें व्हाइट टॉवल आप देख सकती हैं। इसके अलावा यहां पर चार चेयर और लगाई गई है, लेकिन ये 4 चेयर किसकी हैं, इनमें कौन आकर बैठेगा, पर सबकी नजरें जो रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ तीरथ सिंह रावत पर रहेंगी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत विधायक न होते हुए मुख्यमंत्री हैं, सांसद होते हुए मुख्यमंत्री हैं, और उनका अभी भी 2024 तक संसद में पूरा कार्यकाल है बतौर सांसद, गढ़वाल से सांसद हैं। तो बीजेपी इस पॉलिटिकल क्राइसिस को आगे कैसे मैनेज करेगी, क्या कुछ बीजेपी का घटनाक्रम रहेगा। कुल मिलाकर आज की रात बीजेपी संगठन के लिए कयामत की रात है। आज की रात तीरथ सिंह रावत के लिए एक ऐसी रात है जिसकी उम्मीद कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक करियर में नहीं करता कि उसे पद छोड़ना पड़े, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि न कोई चुनाव होने जा रहा है तुरंत से, न कोई यहां पर कोई संकट है, न उन पर कोई आरोप है, यानी सब कुछ सही होने के बावजूद एक संवैधानिक संकट की जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें अब तीरथ सिंह रावत को यहां पर संवैधानिक संकट का जिक्र तो किया जा रहा है सुनील ने प्रभात, लेकिन ये संकट की स्थिति आई कैसे, अगर हम बात करें तो क्या मिस कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि सल्ट का एक ऐसा मौका था उपचुनाव का कि उस वक्त कहा भी गया था कि हो सकता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत वहीं से चुनाव लड़ लें। क्या उस वक्त पार्टी की तरफ से कैलकुलेशन नहीं हो पाई, सीट नहीं छोड़ी अपनी लोकसभा सीट की, तो क्या बाइंग टाइम लिया जा रहा था, हो क्या रहा था दरअसल? देखिए अपर्णा, ये संवैधानिक संकट सरकार के आगे नहीं था, ये संवैधानिक संकट मुख्यमंत्री के आगे था कि उन 10 सितंबर तक चुनाव जीत कर आना था, क्योंकि सरकार के आगे अब भी संवैधानिक संकट नहीं है। उसके पास तमाम विधायक मौजूद हैं, वो चाहे तो किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना दे, ये सरकार के आगे अभी पूरे इसके चांस है। बीजेपी की ओर से जरूर जो लूप हॉल रहा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के पास एक अच्छा मौका था सल्ट उपचुनाव लड़ने का, उस
मौके पर चूक की, तीरथ सिंह रावत ने मौका गंवाया, लिहाजा उनको अब ये मौका हाथ से गंवाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री बनने का। गंगोत्री सीट अभी भी खाली है, हल्द्वानी में सीट खाली है। मुख्यमंत्री चाहे तो गंगोत्री से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी एक बात कही कि पूरा नेशनल सिनेरियो में हम अगर इस सीन को देखें, वेस्ट बंगाल के चाहे आप चुनाव देखें, चाहे इससे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो अन्य राज्यों के बाई इलेक्शन को स्थगित कर चुका है, चाहे आप उस सीनेरियो को देखें, तो आपको पूरी तस्वीर एक फ्रेम में साफ तौर पर नजर आ जाएगी कि आखिर उत्तराखंड में ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों हुआ, क्यों तीरथ सिंह रावत को 4 महीने के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। अब अगर बीजेपी किसी बाहर से या किसी सांसद को या निर्वाचित विधायकों से किसी बाहर से चुनाव लड़ाती है, तो तब भी उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना होगा 10 सितंबर से पहले। तो बीजेपी के आगे एक बड़ा चैलेंज है। तीरथ सिंह रावत अब से ठीक 9:30 बजे इस बात को प्रेस के सामने रखेंगे कि आखिर किन कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए सुनील, बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप और मैं इन टेक्निकल चीजों पर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो आम जनता जिसको ये बताया गया था कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनेगी तो विकास की बयार बहेगी, जिसने 57 सीटों का जनादेश दिया, वो आप खुद को ठगा हुआ महसूस ना करे तो क्या करे? बिल्कुल अपर्णा, लोगों ने देखा कि क्योंकि सियासी जो चुनावी साल होता है, अधिकतर आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि चुनावी साल में सबसे अधिक काम होते हैं जनता के। हम लगातार ये खबरें भी दिखाते रहते हैं कि विधायक 4 साल तक अपनी विधायक निधि खर्च नहीं करते, डंप करते हैं, लास्ट साल में इस विधायक निधि को खर्च किया जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही ये मकसद होता है, लोगों को भी ये उम्मीद होती है कि चुनावी वर्ष है, जो काम आज तक नहीं हो पाए वो काम अब हो जाएंगे। लेकिन इसी चुनावी वर्ष में उत्तराखंड की जनता ने देखा कि किस तरह से, खासकर जब कोविड के कारण हजार लोग बेरोजगार हो गए, कोविड के कारण तमाम दिक्कतों से लोग दो चार हो रहे हैं, तो वहीं पॉलिटिकल क्राइसिस भी लोगों के लिए एक बड़ा आघात है, खासकर उत्तराखंड की जनता के लिए। और उनके लिए समझना मुश्किल है कि आखिर ऐसा कौन सा घटनाक्रम हो गया, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको चुनावी वर्ष में लगातार एक के बाद एक अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आखिर वो क्या कारण थे कि पहले वाले मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं का कहीं अता पता नहीं है, अब वाले जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो अब अगले मुख्यमंत्री उन घोषणाओं को आगे बढ़ा भी पाएंगे, और अगर बढ़ाना भी चाहेंगे तो अब उनके पास समय भी बहुत कम होगा। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेता है तो वो भी सोचता है कि आखिर कब तक मैं मुख्यमंत्री बना रह पाऊंगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। आप सभी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट हम लेते ही रहेंगे। कुछ देर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तमाम जो मेहमान हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। 9:30 बजे का समय है जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो पूरी तस्वीर है उसके बाद साफ हो जाएगी। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।